इसको अलग अलग चीज के लिए करता है, कोई स्टेज के लिए, कोई सम्मान के लिए। मैंने इसको पैसिव इनकम, सिक्योरिटी इनकम, पैसिव की हम बात कर चुके, सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। यू, आप अपने परिवार के मुखिया हो, जिम्मेदारी है। दिन रात परेशान हो परिवार के लिए। क्यों परेशान हो? पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। मैं प्लीज भाई साहब आप इस साइड बैठो ना, इधर प्लीज। मेरे को चिंता ये नहीं है कि बात क्यों कर रहे हैं, मेरे को चिंता ये है कि प्रेजेंट ये है, इनका फ्यूचर क्या होगा। इनको ही उठना पड़ा। इन्होंने बहुत कहा मैडम को तुम उधर चले जाओ, इसलिए फैमिली को इन्वॉल्व करो। ताकत समझ रहा हूं ना, महिला की ताकत कितनी है। तो इसकी पुरानी मैं चला दूंगी। क्यों करता है बेटा जी? बेटी क्यों नहीं करती? सेम प्यार करते हैं माता पिता, सेम। तो बेटी को पता है जिस घर में मैं रह रही हूं ये घर मेरा नहीं है, ये मेरे भाई का घर है। मेरे भाई का अधिकार मेरे पिता से मांगने का है। मैं किसी घर में जाऊंगी जो मेरा पति कहलाएगा, और मेरा अधिकार मेरे पति से मांगने का है। लेकिन पता है दुख किस बात का है? जब वो पिता के घर थी तब उसने मांगा नहीं, और जब वो पति के घर पहुंची पति को दिला नहीं पाया। आज भी भारत में 60% महिलाएं रूम में बैठ के अकेले घंटों तक रोती है, वो बोलती नहीं किसी को। ये बहुत गर्व की बात है। मेरा एक ही कहना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपकी वजह से पत्नी की आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए, आप 2 पाल सकते थे 2 लाने थे, 4 पाल सकते थे 4 लाने थे, 1 पाल सकते थे 1 लाना था, नहीं पाल सकते नहीं लाना था। अब आप ये नहीं कह सकते महंगाई बहुत है मैं क्या करूं, कोचिंग ही नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई, मैं उसी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। नो, ये जिम्मेदारी आपकी है। आज मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपका एक ही बेटा? हाँ सर एक ही क्यों? मैंने कहा ये कोई पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। मेरे को तो ये पता था 2075 का जॉब है, इसको पालना है मेरे को। अगर ये पता होता आरसीएम मिलेगा भविष्य में, फिर क्यों होता? फिर तो आरसीएम पालता ना। तो ये जिम्मेदारी हमारी है। तीसरी जिम्मेदारी माता पिता की, जो इस दुनिया में लाए हैं, इस सुनहरी दुनिया को जिसकी वजह से देख रहे हो, उनको अच्छा मेडिकल चाहिए, आपका कराना फर्ज है। उनको दुनिया घूमनी है, आपका घुमाना फर्ज है। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है पापा, क्या करूं, आप ही घुमाओ, आप ही चले जाओ, हॉस्पिटल में ले जा नहीं सकता, मैं ऑटो वाले को बोल देता हूं, मैं टैक्सी वाले। नो, मैंने शुरू में कहा था उंगली चाहिए उसको, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी के चलते ये व्यक्ति पागलों की तरह दौड़ता है। और क्या होता है इसके साथ, आज उस घटना को समझना। कितने लोग कार के बारे में जानकारी रखते हैं? कार में 4 टायर हैं, 2 अगले 2 पिछले। सबसे ज्यादा पहले कौन से टायर घिसते हैं? आगे वाला। क्यों घिसता है आगे वाला? आगे इंजन है सर, लोड ज्यादा है, उस पे लोड ज्यादा है, इंजन भी उस पर है, वजन इंजन का। पूरी कार को खींचता भी अगला टायर है, ब्रेक भी अगले के लगते हैं, इसलिए पिछला कम घिसता है। जबकि कार में चारों समान चलते हैं, दूरी बराबर है, लेकिन अगले घिसते हैं क्योंकि उस पर वजन ज्यादा है। और हम कितने समझदार लोग हैं, जब अगले थोड़े से घिसे उनको पीछे डाल देते हैं, अगले नए डाल देते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में सोचना एक बार बहुत ध्यान से। और मैं इसीलिए कहता हूं लोगों को, बिजनेस किसी के लिए करना ना करने, इस फैमिली के बारे में सोचो। आप अपने परिवार का अगला पहिया हो और सबसे ज्यादा घिसे हुए हो आप, क्योंकि चलते आप हो, वजन सारा आप पे है। समाज को क्या जवाब देना है, रिश्तेदारी में क्या जवाब देना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब जिम्मेदारी है इस पहिए के ऊपर। और ये घिस चुका, टाइम पे नहीं सोता, टाइम पे खाना नहीं मिलता। अब घिसना ज्यादा है, ये फटेगा पहले। घिस गया तो फटेगा पहले। ये कम चल रहे हैं,
ये फ्री है। क्यों डालते हैं हम अगला टायर नया? पता है आपको हम कितने समझदार लोग हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि 110 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे अगर अगला टायर फट गया तो कार डिसबैलेंस नहीं होती, कार पलट जाती है। अगर अगला टायर चलती कार में फट जाए और उसमें जितने भी लोग बैठे एक भी नहीं बचता। लेकिन कहा जाता है पिछले टायर की हमें क्यों चिंता नहीं होती? पिछला टायर अगर चलती कार में फट जाए तो कार पलटती नहीं, डिसबैलेंस हो सकती है। इस कोरोना में इनमें से कई टायर फटे हैं। किसी के पिता गए, किसी की मां गई, किसी की पत्नी गई, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई। लेकिन ये टायर मजबूत था ना, तो इसने संभाल लिया पूरी कार को। इसने कहा मैं हूं ना सबसे मजबूत टायर, आप चिंता मत करो, 4 महीने में फिर पटरी पर ले आऊंगा गाड़ी को। लेकिन जिन परिवारों का ये अगला टायर फट गया वो कारें आज भी सीधी नहीं हुई, आज भी पलटी पड़ी है। मेरा सिर्फ आपसे एक निवेदन है, मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूं। जब मेरे से लोग बोलते हैं कि सर मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं 10 लाख पर मंथ कमा रहा हूं, मैं विरोध में नहीं हूं। और मैं कभी मेरी फ्लाइट में टॉक हो जाती है किसी व्यक्ति से, वो कहता है सर मेरा आपको पता है 1 करोड़ का पैकेज है साल का। मैंने कहा मैं बुरा नहीं मान रहा आपका 1 करोड़ का। बोले आप कितना कमाते हो? मैंने कहा मेरा नहीं होगा, आपका 1 करोड़ का है ना। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप महीने के 10 लाख कमाते हो, कल से आपके साथ कुछ हो गया तो क्या आपकी पत्नी को डॉक्टर बनाया जाएगा? क्या ये पैसा उसको अगले महीने से दिया जाएगा? किसी भी प्रोफेशन में होगा, इंजीनियर हो, वकील हो, क्यों नहीं दिया जाएगा? फिर कहां गई आपकी नॉलेज? कहां गए जो आपने 20 साल बिगाड़े अपनी पढ़ाई में? कहां गए जो माता पिता के लाखों रुपए खर्च किए? और फिर किस बात का सीना चौड़ा करके मार्केट में घूम रहे हैं? मैं प्रोफेशन में हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन मैं सेकंड उससे पूछता हूं, तुम आरसीएम में 10 लाख तक पहुंचे, स्टार रूबी पहुंचे, सफायर पहुंचे, कल से तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगले ही महीने पत्नी को सफायर बनाया जाएगा, अगले ही महीने। और ये 10 लाख जो आपको आता था ये पत्नी को अगले महीने से आएगा। और कुछ समय बाद भगवान ना करे पत्नी को कुछ हो गया, अगले ही महीने बच्चे को सफायर बनाया जाएगा और ये 10 लाख फिर बच्चे को मिलना शुरू होगा। ये ताकत है इस सिस्टम। बस मैं लास्ट अपनी बात इस लाइन के साथ खत्म करता हूं। आज घर जाना, एकांत में बैठना और अपने दिल से पूछना कि मेरे बाद इस परिवार को इस टायर की जरूरत है या नहीं। दिल कहे कि मेरे बाद इस कार को यही टायर चला सकता है, तो इस सिस्टम को करना, सीरियस करना, कभी छोड़ना मत। और आपको लगता है कि मेरे बाद इस कार को इस टायर की जरूरत नहीं है, तो आप इसको कभी मत करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी।